एकाधिकार अथवा कठोर प्रशासनिक नियंत्रण के कारण यह कभी कभी निष्फल हो जाता था। उसका ब्राह्म जगत के साथ व्यापारिक संबंध भी ध्यान देने योग्य है। समुद्र मार्ग से उसका व्यापारिक संबंध यूरोप के दूरस्थ क्षेत्रों, मलद्वीप पुंज तथा चीन एवं प्रशांत महासागर के अन्य देशों के साथ स्थल मार्गों से उसका संबंध मध्य एशिया, अफगानिस्तान, फारस, तिब्बत और भूटान के साथ था। मसालिकुल अवसर का लेखक लिखता है, सभी देशों के व्यापारी भारत से शुद्ध सोना ले जाने से कभी नहीं चूकते तथा उसके बदले जड़ी बूटियों और गोंद के सामान ले जाते हैं। मुख्य आयात थे धनी वर्ग के लिए विलास की वस्तुएं, घोड़े एवं खच्चर। मुख्य निर्यात थे कृषि संबंधी माल की किस्में और बुने हुए सामान। कम महत्वपूर्ण निर्यात थे सफ़ेद मिलावटी धातु, अफीम, नील की टिकिया आदि। फारस की खाड़ी के चारों ओर के कुछ देश अपने भोजन की आपूर्ति के लिए भारत पर पूर्णतः निर्भर थे। उस समय भारत के निर्यात व्यापार के लिए मुख्यतः बंगाल तथा गुजरात के बंदरगाह प्रयुक्त होते थे। बार्थेमा ने बंगाल को रुई, अदरक, चीनी, अन्न तथा हर प्रकार के मांस के लिए संसार का सबसे अधिक समृद्ध देश समझा जाता था। संपूर्ण युग में वस्तुओं के मूल्य एक से नहीं थे। दुर्भिक्ष तथा अभाव के समय में ये असाधारण रूप से बढ़ जाते थे, पर अत्यधिक उत्पादन के समय में बहुत घट जाते थे। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में भीषण दुर्भिक्षों के कारण अनाज का मूल्य 16 तथा 17 जितल प्रति सेर हो गया तथा बहुत से लोग भूख से मर गए। सिंध पर फिरोज शाह के द्वितीय आक्रमण के बाद उस प्रांत में इसके फलस्वरूप हुए अभाव के कारण अन्न का मूल्य प्रति पसेरी 5 सेर 8 और 10 जीतल तथा दलहन का 4 और 5 टका प्रतिमन अथवा क्रमशः 6.4 और 8 जीतल प्रति सेर हो गया। फिर इब्राहिम लोदी के राज्यकाल में मूल्य बहुत ही कम थे। एक बहलोली से जिसका मूल्य 1.6 जीतल के बराबर था, 10 मन अनाज, 5 सेर तेल तथा 10 गज मोआ कपड़ा खरीदा जा सकता था। अलाउद्दीन के राज्यकाल के मूल्य स्वाभाविक समझे गए हैं। ये थे प्रतिमन के हिसाब से गेहूँ 7.5 जीतल, जौ 4 जीतल, धान अथवा चावल 5 जीतल, दलहन 5 जीतल, मसूर 3 जीतल, चीनी सफ़ेद 100 जीतल, चीनी मुलायम 60 जीतल, भेड़ का मांस 10 जीतल तथा घी 16 जीतल। दिल्ली की मलमल 17 टके में एक टुकड़े के हिसाब से आती थी और अलीगढ़ की 6 टके में एक प्रत्येक मोटे कंबल का मूल्य 6 जीतल था तथा प्रत्येक महीने कंबल का 36 जीतल था। अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह के राज्यकालों के सामानों के मूल्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि साधारणतः द्वितीय सुल्तान के राज्यकाल में ये बढ़ गए थे, पर फिरोज शाह के राज्यकाल में ये फिर घटकर अलाउद्दीन के राज्यकाल की पुरानी सतह पर चले आए। सामान्यतः दोआब प्रदेश तथा प्रांतों में भोजन तथा वस्तुएं सस्ती थी। इब्न बतूता लिखता है कि उसने कोई भी ऐसा देश नहीं देखा था जहां वस्तुएं बंगाल से अधिक सस्ती बिकती हो। 3 मनुष्यों के एक परिवार के वार्षिक खर्च के लिए यहां 8 दिरहम काफ़ी थे, पर हम लोगों के पास उस जमाने के किसी भारतीय की औसत आय तथा जीवन व्यय कूटने का कोई साधन नहीं है। और भी हमें इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि देश विशेष रूप से बंगाल मुद्रा का असाधारण अभाव झेलता रहा। अतः यह निश्चित करना एक तौर से कठिन है कि उस समय में प्रचलित वस्तुओं के कम मूल्यों से लोग कहाँ तक लाभान्वित हुए। समाज के विभिन्न वर्गों के रहने के स्तर के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि धनी वर्गों तथा कृषकों के जीवन शैली में लगभग धरती और पाताल का फर्क था, जबकि शासक वर्ग तथा अधिकारी वर्ग संपत्ति और विलास में हिलकोरे लेते थे। भूमि जोतने वालों की रहन सहन का स्तर बहुत नीचा था, कर का बोझ उन पर बहुत अधिक रहा होगा तथा उनकी दशा दुर्भिक्ष के समय दयनीय हो जाती थी, जब उन तक पर्याप्त सहायता के साधन नहीं पहुंचाए जा सकते थे।
अमीर खुसरो का यह कथन महत्वपूर्ण है कि राज मुकुट का प्रत्येक मोती दरिद्र किसान के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे हुए रक्त बिंदु का ठोस रूप है। बाबर, जो भारतीय ग्रामीण जनों की अत्यल्प आवश्यकताओं से चकित हुआ था, लिखता है, लोग जहां वर्षों से रहते आए हैं वहां से लगभग 1.5 दिनों में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस प्रकार मध्यकालीन भारत के कृषक अपने आधुनिक काल के वंशजों से अधिक संपन्न नहीं मालूम पड़ते, पर आज के मापदंडों से विचार करने पर उनकी आवश्यकताएं कम थीं। गांव आर्थिक क्षेत्र में स्वतः पूर्ण थे, अतः ग्रामीण जनता की साधारण आवश्यकताएं स्थानीय रूप से उनके संतोषानुकूल पूरी हो जाती थी। और भी राजधानी की राजनीतिक क्रांतियों तथा षड्यंत्रों के बावजूद गांव वाले बिल्कुल बेफिक्री के साथ अपने साधारण जीवन व्यापार चलाते थे। दरबार की राजनीति ग्राम जीवन की सीधी गति में कभी बाधा नहीं देती थी। इक्ता व्यवस्था, इक्ता एक अरबी शब्द है। निजामुल मुल्क तुसी के रियासतनामा में इक्ता को परिभाषित किया गया है। गोरी की विजय के बाद उत्तर भारत में इक्ता व्यवस्था स्थापित हुई। मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में ऐबक को झांसी का इक्ता प्रदान किया। उसी ने मलिक नसीरुद्दीन को कच्छ का प्रदेश इक्ता के रूप में प्रदान किया। माना जाता है कि इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनौती तक का क्षेत्र इक्ता के रूप में विभाजित कर दिया। इक्ता की 2 श्रेणियां होती थी, पहला खालसा के बाहर प्रांतीय स्तर की इक्ता तथा दूसरा कुछ गांवों के रूप में छोटी इक्ता। गांव के रूप में छोटी इक्ता खालसा का ही एक अंग होती थी। इक्तादार और सुल्तान के संबंध परिस्थिति पर निर्भर करते थे, अर्थात इक्तादारों की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती थी। प्रथम प्रकार के इक्तादार वे थे जिन्हें जीते हुए प्रदेश में सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था। दूसरे प्रकार के इक्तादार वे थे जो अर्ध-विजित क्षेत्र में नियुक्त किए जाते थे और उन्हें उस क्षेत्र को पुनः जीतना होता था। ऐसे इक्तादारों पर सुल्तान की पकड़ अपेक्षाकृत कम होती थी। और तीसरे प्रकार के इक्तादार वे होते थे जो ऐसी भूमि पर इक्तादार नियुक्त किए जाते थे जो अभी तक जोती नहीं गई होती थी, और वैसे इक्तादार व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र होते थे। इक्ता के प्रशासक मुफ्ती या वली कहलाते थे। ये संबंधित क्षेत्र में भू राजस्व का संग्रह करते थे और उस क्षेत्र का प्रशासन देखते थे। इनसे अपेक्षा की जाती थी कि प्रशासनिक खर्च और वेतन को पूरा करने के पश्चात जो शेष रकम बचती है उसे वे केंद्रीय खजाने में भेज दे, और ऐसी रकम फवाजिल कहलाती थी। समय समय पर कुछ सुल्तानों के द्वारा इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने की भी कोशिश की गई। सुल्तान और मुफ्ती का परस्पर संबंध परिस्थितियों पर निर्भर करता था। सैद्धांतिक रूप से मुफ्ती या वली का पद वंशानुगत नहीं होता था और साथ ही हस्तांतरणीय होता था। बलबन ने मुफ्ती को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया। वह इक्ता की आमदनी का आकलन करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के स्थानांतरण पर बल दिया ताकि निहित स्वार्थ पैदा नहीं हो सके। उसने इक्ता में नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त दीवान ए वजारत को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रत्येक इक्ता की आमदनी का निश्चित अनुमान लगाए। इक्ता के राजस्व में से इक्तादार की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन रखे गए। बाकी अगले पार्ट में।